दोस्तों, नव भारत टाइम्स और फर्स्ट पोस्ट में छपा ये आर्टिकल, जिसके अकॉर्डिंग अर्मीनिया के द्वारा ब्लैक सी में भारत से बड़ी मदद मांगी गई है। ये कदम भारत और अर्मीनिया के दुश्मनों के लिए बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक सी कॉरिडोर की। हाल ही में अर्मीनिया ने भारत से अनुरोध किया है कि वह इस कॉरिडोर के विकास में नेतृत्व करे और यही प्रस्ताव भारत के लिए एक जबरदस्त अवसर बनकर सामने आया है। ब्लैक सी कॉरिडोर कोई सामान्य ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक वैकल्पिक मार्ग है जो भारत को यूरोप से जोड़ सकता है, वह भी बिना तुर्की और अजरबैजान जैसे भारत विरोधी देशों के क्षेत्र से गुजरे। वर्तमान में भारत के यूरोप से व्यापारिक जुड़ाव का मुख्य रास्ता स्विच कैनाल और रेड सी के माध्यम से होता है, लेकिन वहां की अस्थिरता और हूती विद्रोहियों जैसी चुनौतियों ने इस रूट को बेहद जोखिम भरा बना दिया है। अर्मीनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत इस कॉरिडोर को विकसित करता है तो वह न केवल एक सुरक्षित और स्थिर व्यापार मार्ग प्राप्त कर सकता है, बल्कि वह क्षेत्रीय गठजोड़ों में भी नई ताकत बन सकता है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत ईरान से होते हुए अर्मीनिया, जॉर्जिया, ब्लैक सी, बुल्गारिया और ग्रीस तक पहुंच सकता है और वहां से सीधे यूरोप। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये भारत की एक्ट ईस्ट और कनेक्ट वेस्ट नीति को मजबूती देगा। दूसरा, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रभाव को बैलेंस कर सकता है, जो इस समय तुर्की, अजरबैजान और मध्य एशिया में भारी निवेश कर रहा है। तीसरा, भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए एक रणनीतिक अलायंस बना सकता है ग्रीस, साइप्रस और अर्मीनिया जैसे देशों के साथ, जो खुद भी तुर्की की आक्रामकता से परेशान है। ब्लैक सी कॉरिडोर की बात ऐसे समय पर आई है जब भारत के पास अन्य विकल्प सीमित हो गए हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर कई वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन उसमें अजरबैजान और तुर्की जैसे पार्टनर शामिल है, जो अब भारत के लिए अविश्वसनीय बनते जा रहे हैं। साथ ही रूस और अजरबैजान के बीच भी हाल ही में तनाव बढ़ा है, जिससे ये प्रोजेक्ट और भी पेचीदा बन चुका है। दूसरी ओर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC, जो कि G20 समिट के दौरान बहुत जोर शोर से पेश किया गया था, वह भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने इस पूरे कॉरिडोर को अस्थिर बना दिया है। जिस हाइफा पोर्ट पर यह कॉरिडोर निर्भर करता था, वह भी अब हमले के निशाने पर है। ऐसे में भारत के पास एक वैकल्पिक और स्थिर मार्ग की तलाश जरूरी हो गई है और यही जरूरत ब्लैक सी कॉरिडोर पूरी कर सकता है। ईरान के साथ भारत की अच्छी साझेदारी और चाबहार पोर्ट जैसी परियोजनाएं इस कॉरिडोर के लिए नींव का काम कर सकती है। हाल के दिनों में ईरान ने भी भारत के लिए सकारात्मक बयान दिए हैं, यहां तक कि उन्होंने जय हिंद तक कहा। इसके अलावा अमेरिका ने भी ईरान पर कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे इस कॉरिडोर का व्यवहारिकता और भी बढ़ गई है। वहीं इस ब्लैक सी कॉरिडोर का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को दरकिनार कर सकता है, जो आए दिन भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। तुर्की तो खुले तौर पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, वहीं अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर एक सामरिक गठजोड़ बनाने में लगा हुआ है। ब्लैक सी कॉरिडोर से भारत का रणनीतिक प्रभाव उस कॉकेशियन क्षेत्र में भी बढ़ेगा, जहां अभी तक चीन का BRI और तुर्की का गेटवे टू यूरोप प्रोजेक्ट हावी थे। चीन का मिडिल कॉरिडोर, जो अजरबैजान और तुर्की को जोड़ता है, उसका मुकाबला भारत इस नए कॉरिडोर के जरिए कर सकता है। अर्मीनिया, जॉर्जिया और साइप्रस जैसे देशों के साथ गठजोड़ बनाकर भारत इस क्षेत्र में अपने लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और स्वतंत्र व्यापारिक मार्ग तैयार कर सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि ब्लैक सी कॉरिडोर केवल एक व्यापारिक पहल नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया साइप्रस दौरा, जो कई वर्षों के बाद हुआ, ये संकेत देता है कि भारत इस दिशा में गंभीर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये कहा है कि 2025 तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लग सकती है। ऐसे में एक भरोसेमंद और राजनीतिक रूप से स्थिर मार्ग का होना अत्यंत आवश्यक है। अब ये भारत पर निर्भर करता है कि वह इस मौके को कैसे कैश करता है। क्या भारत इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेगा? क्या वह केवल कूटनीतिक बयानों तक सीमित रहेगा या फिर जमीनी स्तर पर
कुछ ठोस पहल करेगा, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से भारत अर्मीनिया, ग्रीस, साइप्रस इन देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, इन देशों से काफी ऑफर भारत को आ रहे हैं और भारत काफी कुछ यहाँ से गेन कर सकता है। अर्मीनिया तो ऑलरेडी भारत से हथियार वगैरह खरीद रहा है। इसके अलावा ग्रीस से भी कई खबरें आ रही है, जिसमें 2 दिन पहले वीडियो बनाकर हमने आपको बताया था कि ग्रीस और तुर्की की मीडिया की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तकरीबन 1000 किलोमीटर रेंज वाली भारतीय लॉन्ग रेंज मिसाइल में ग्रीस इंटरेस्ट ले रहा है। साथ ही भारत के रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह भी ग्रीस के चैनल पर जाकर ये बात कह चुके हैं कि अगर कल को तुर्की के साथ ग्रीस के संबंध बिगड़ते हैं तो भारत तुरंत अपने आधुनिक हथियार ग्रीस को देने के लिए तैयार है। ग्रीस, साइप्रस, अर्मीनिया इसलिए भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के हथियारों को विफल किया गया है। ऐसे में इन देशों के पास एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो कि तुर्की की सभी चाल को विफल कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, अर्मीनिया के इस ऑफर को भारत को मानना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर चीन से आ रही है। भारत सरकार ने देर से ही सही लेकिन एक उचित कदम उठाया है। दरअसल भारत का रक्षा मंत्रालय अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब देश के सभी रक्षा उपकरणों में चीन निर्मित हिस्सों की गहराई से जांच की जाएगी। इसके साथ ही भारत के घरेलू स्तर पर बने हथियारों और रक्षा प्लेटफॉर्म में वास्तविक देसी योगदान यानी इंडिजिनस कंटेंट का ऑडिट भी कराया जाएगा। इस फैसले का मकसद साफ है, भारत की रक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाना और उसे विदेशी खासकर चीनी सप्लाई चेन पर निर्भरता से मुक्त करना। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अगर हमारे युद्धक टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल या नौसेना के पोतों में चीन के बने पुर्जे मौजूद हो तो ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, चाहे वो साइबर बैकडोर के रूप में हो या फिर सप्लाई बाधा के रूप में। रक्षा मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ कंसल्टेंट की नियुक्ति करेगा। ये कंसल्टेंट 3 बड़े काम करेगा। पहला, ये भारत के रक्षा उपकरणों में सप्लाई चेन की जांच करेगा। ये देखेगा कि किस प्लेटफॉर्म में विदेशी खासकर चीनी हिस्से लगे हुए हैं। दूसरा, ये तय करेगा कि जो सिस्टम हम मेड इन इंडिया कह रहे हैं वो वास्तव में कितने हद तक देश में बने हैं। और तीसरा, ये DRDO द्वारा निजी और सार्वजनिक कंपनियों को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है उसका मूल्यांकन करेगा कि क्या वाकई में ये फायदेमंद है या फिर नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार जिन प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह से देसी मानते हैं उनमें भी आयातित पुर्जों की मात्रा ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब में विदेशी इंजन, रडार या फायर कंट्रोल सिस्टम अब तक उपयोग में लाए गए हैं। अब मंत्रालय ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर सामने आए, सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी। ये ऑडिट एक और अहम पहलू पर ध्यान देगा, घरेलू उत्पादन की लागत। अक्सर कहा जाता है कि भारत में जो रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं उनकी लागत विदेशी विकल्पों से ज्यादा होती है। इस ऑडिट से ये भी परखा जाएगा कि क्या देसी सिस्टम लागत के लिहाज से व्यवहारिक है या नहीं। अगर कहीं लागत ज्यादा आ रही है तो उसकी वजह क्या है और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। साथ ही DRDO की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीतियों की भी समीक्षा होगी। सवाल यह है कि क्या DRDO द्वारा तैयार की गई तकनीक को निजी कंपनियों को देने के बाद वे उसे लागत प्रभावी रूप से बना पा रहे हैं या फिर नहीं। क्या ये तकनीक वाकई में रक्षा उत्पादन को सशक्त बना रही है या फिर इसमें सुधार की जरूरत है। ये कदम दोस्तों भले ही देर से उठाया गया है लेकिन काफी उचित कदम है। हमारे चैनल पर दोस्तों डेली 9 से 10 डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर किया जाता है। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप तक डेली वीडियो पहुंच पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।